नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने वीडियो प्रधानमंत्री पे डाला, तो मैं आशा करता हूं कि वो सब आप सभी देख चुके होंगे। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, ये भी एक कार्यपालिका का ही अंग है। जैसा कि हमने कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका में आप सभी को बताया था कि कार्यपालिका में कितने अंग हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कार्यपालिका का ही अंग है। तो देखते हैं दोस्तों, और बेसिक रूप से इसको समझते हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे परीक्षा में ना छूटने पाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में भी बताया था कि हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखते हैं संसदीय व्यवस्था। इस संसदीय व्यवस्था में क्या है, एक तो पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, जिन्हें नाम मात्र के लिए कहा जाता है कि नाम मात्र के लिए हमारे संविधान के वास्तविक हेड है। उसके बाद एक तो हमारे होते हैं मंत्री परिषद। कौन होते हैं? मंत्री परिषद। इन्हें के लिए बनाया जाता है, ये राष्ट्रपति को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। और दोस्तों, इन मंत्री परिषद के जो प्रमुख हेड होते हैं वे होते हैं पीएम। और पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में बताया। अब हमने ये संसदीय व्यवस्था के देखा, अब कुछ दो आर्टिकल्स हैं उसको देख लेते हैं। एक तो अनुच्छेद 74 और एक है अनुच्छेद 75। तो दोस्तों, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि मंत्री परिषद का गठन होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा राष्ट्रपति महोदय जी को सलाह देने के लिए। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि पीएम जी का पद होगा। पीएम के पद के बारे में कहा गया है कि आर्टिकल 75 में, और ये पीएम जो होंगे वे मंत्री परिषद के हेड होंगे। क्या होगा? मंत्री परिषद के कौन होंगे? हेड होंगे। तो दोस्तों, हमने ये दो बेसिक रूप से आर्टिकल देखा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत के शासन को चलाने के लिए अकेले प्रधानमंत्री की बस की बात तो है नहीं, तो इसलिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया ताकि शासन एक विस्तार रूप से अच्छे तरीके से चलाया जा सके। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं। नियुक्ति संबंधी प्रश्न आ जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी इनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद शपथ किसके समक्ष लेते हैं, तो शपथ भी ये राष्ट्रपति महोदय जी के समक्ष लेते हैं। ये 2-3 पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति जी को ही देंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे मंत्रियों की। शपथ किसके समक्ष लेंगे? राष्ट्रपति जी के समक्ष लेंगे। और त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति महोदय जी को त्यागपत्र देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, पीएम जी के परामर्श पर। पीएम जी के परामर्श का मतलब है कि अब पीएम जी कह देते हैं कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, तो वे त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय जी को दे देंगे। तो दोस्तों, हमने देखा नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये इनके लिए योग्यता क्या होती है। तो योग्यता में दोस्तों इनके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, एमए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। और इनकी योग्यता यही होती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान में साफ साफ से वर्णित है कि दोस्तों मंत्री बनने के लिए या फिर नेता बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। बस उन्हें जनता की जो है विश्वास को जीतना होता है और वे मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, योग्यता में इन्हें या तो लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी होती है या राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी होती है। तो
मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में क्या हुआ कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी से सदस्यता हासिल ना कर पाए, लोकसभा का चुनाव हार गए और इन्हें मंत्री बनाना जो है बहुत आवश्यक है। इन्हें मंत्री पद देना, जिस भी मंत्री पद के लिए इन्हें चुना जाना चाहिए था, और ये अब नहीं चुने जा सकते क्योंकि इलेक्शन हार चुके हैं। तो दोस्तों इन्हें मंत्री बनाना आवश्यक है, तो इन्हें कह दिया जाता है कि हम आपको मंत्री पद दे रहे हैं। इन्हें मंत्री पद दिया गया और उसके बाद बोला गया कि आपको 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर आपको सदस्यता हासिल करनी होगी, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। तो दोस्तों हमने देखा इन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है, 6 माह के भीतर इन्हें सदस्यता हासिल करने के लिए कह दिया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे, योग्यता भी हमने क्लियर किया। अब हम देखेंगे ये किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये किनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, इनका किनके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो दोस्तों ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, नो सर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किनके प्रति, लोकसभा के प्रति। अब चूंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्यों होते हैं लोकसभा के प्रति, भाई ये राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है चूंकि लोकसभा जो है ये जनता का लोकप्रिय सदन है। किनका, जनता का लोकप्रिय सदन। चूंकि जो ये लोकसभा है ये जनता का लोकप्रिय सदन है, इसलिए ये किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है जनता द्वारा ही चुना जाता है मंत्रियों को। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये मत समझ लीजिएगा कि जनता द्वारा ही चुना जाता है, जनता द्वारा मतलब वोट करके इन्हें चुना जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और राज्यसभा का तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है मंत्री बनाया जाता है। और लोकसभा में क्या है कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, और अधिक तौर पे अगर देखा जाए अधिक जनसंख्या मंत्रियों की जो होती है वो लोकसभा से ही होती है, तो इसलिए ये लोकसभा से उत्तरदायी होते हैं। बस यही पॉइंट था जो क्लियर किए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात फंसती है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर ये व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये भी क्लियर किया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों कि मंत्री होते कितने प्रकार के हैं। ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सिर्फ देखेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री दोस्तों देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। पहली चीज तो केंद्रीय मंत्री, पहले जो होते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं। दूसरे जो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, और जो तीसरे होते हैं उप मंत्री होते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री वे होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाता, विशेष पद दिया जाता है, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो ये विशेष तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। तो केंद्रीय मंत्री पद में यही लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो दोस्तों आदि तो ये केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत आएंगे। और राज्य मंत्री भी हमारा 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, मतलब केंद्रीय जो होता है, केंद्रीय मतलब वो कैबिनेट मंत्री, तो ये होंगे कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में, कैबिनेट मंत्री के सहायक। और एक होते हैं जो होंगे राज्य मंत्री, जो इसे देने के लिए केंद्रीय मंत्री को परामर्श देने के लिए, क्या परामर्श देने के लिए। ठीक है दोस्तों। और उप मंत्री होते हैं प्रशासनिक कार्य देखते हैं, प्रशासनिक कार्य इनके द्वारा देखा जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री
विशेष तौर पे जिन्हें विशेष पद दिया जाता है तो एक केंद्रीय यानी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आएंगे, और राज्य मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के लिए बनाए जाते हैं। और राज्य मंत्री जो होंगे ये होता है, इन्हें इसलिए किया जाता है कि ये जो है परामर्श देने के लिए इस पूरे मंत्री परिषद को एक प्रकार से देखा जाए, कैबिनेट मंत्री को तो जो होते हैं वे परामर्श देने के लिए बनाए जाते हैं। और उसके बाद उप मंत्री की बात की जाए तो ये प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए बनाए जाते देखते हैं प्रशासनिक कार्यों को। उसके बाद फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे मंत्री परिषद। पहले ये एक चीज और बता देते हैं आपको, यदि इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, किसी भी एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, मतलब विश्वास खो देते हैं जो मंत्री, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है एक मंत्री के पद, तो दोस्तों क्या होता है, सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब वो त्याग पत्र सभी मंत्री को क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि जो सभी मंत्री होते हैं वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और संपूर्ण जो मंत्री परिषद होता है वे एकजुट होकर, मतलब एक गठित परिवार के रूप में होता है। तो एक मंत्री को त्याग पत्र देने से क्या होता है, सभी मंत्री को त्याग पत्र देना अनिवार्य हो जाता है, और सभी मंत्री जो होते हैं त्याग पत्र दे देते हैं। तो हम अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। तो दोस्तों स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जैसे कि पीएम, पहले तो पीएम हुए, और इसके ऊपर जब जाएंगे, इनके ऊपर जाएंगे तो कौन आएंगे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब इसके ऊपर जाएंगे जब, तो आएंगे हमारे राज्य मंत्री, कौन आएंगे, राज्य मंत्री। और फिर इसके ऊपर जब जाएंगे तो हमारे आएंगे उप मंत्री। तो देखा हमने, जिसे हम कहते हैं क्या, इन्हें हम कहेंगे मंत्री परिषद। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं मंत्री परिषद। अब दोस्तों ये तो मंत्री परिषद हुआ, और इन मंत्री परिषद की अगर संख्या देखी जाए दोस्तों तो वो होती है 70 से 75 सदस्य इस कैबिनेट मंत्री में होते हैं। लेकिन दोस्तों कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ये तो एक 2003 में 91वां संविधान संशोधन आया, 91वां संविधान संशोधन आया था, संशोधन आया 2003 में। उसमें ये कहा गया कि जो पूरे सदस्य, लोकसभा के जितने भी सदस्य, सिर्फ लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उसका 15%, कितना, 15, मान लीजिए 543 सदस्य हुए, कुल 543 सदस्य हुए, तो इसका 15%, इसी का 15% कुल मिला के मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। और उसके बाद ये जो होता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो अब हम मंत्रिमंडल से इसको छोटा ही मानेंगे। तो अब मंत्रिमंडल को देखेंगे, ये तो हमारा क्या होगा, मंत्री परिषद। दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे ये होंगे पीएम, और इनके ऊपर जो होंगे वे होंगे कैबिनेट मंत्री। कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों इसे सिर्फ इतने को ही, पीएम और कैबिनेट मंत्री को ही हम क्या कह देते हैं, मंत्रिमंडल। ये क्या होता है, मंत्रिमंडल। और ये इनकी शक्ति मंत्री परिषद से अधिक होती है, मंत्री परिषद से शक्ति इनकी क्या होती है, अधिक होती है। दोस्तों कोई भी बिल वगैरह कोई भी कार्य या कोई संशोधन कुछ भी होगा तो ये लोग पहले बैठकर उस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद यदि वो सही हुआ तो उसको भेज देंगे कहाँ, उसको पास करेंगे मंत्री परिषदों के पास। मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर हमने देखा, मंत्री परिषद के पास उसे पास कर दिया जाएगा, फिर वहां पे जाकर उस पर फिर विचार विमर्श किया जाएगा। चूंकि यहाँ से पास हो गया, मंत्रिमंडल उसे पास कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां पे, क्योंकि ये बड़ा है तो वहां पे भी पास कर ही दिया जाता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा इसकी शक्ति, और इसमें संख्या होती है 15 से 20 सदस्य इसमें मंत्री होते हैं, 15 से 20। तो इसकी भी संख्या कोई निश्चित नहीं है,
और उसके बाद दोस्तों ये मंत्रिमंडल विशेष तौर पे पहले हमारे संविधान में कोई इसके बारे में वर्णन नहीं था, मंत्रिमंडल के बारे में सिर्फ मंत्रिपरिषद ही था। और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 44वें, हम ध्यान रखेंगे कि मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो है कार्यपालिका में जोड़ा गया मंत्रिमंडल को, जिसमें पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। विशेष तौर पे देखा जाए तो इसमें अधिक देखा जाए तो इसमें भाग ले लेते हैं कौन, जो राज्य मंत्री के हमें बताया ये जो परामर्श के रूप में होते हैं, ये इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। कभी कभार विशेष परिस्थिति में जब मान लिया जाता है कि और लोगों की आवश्यकता है और लोगों की सलाह की आवश्यकता है, तो इन्हें बुला लिया जाता है यहाँ मंत्रिमंडल में, तो आ जाते हैं ये लोग। और उसके बाद हम देखेंगे कि दोस्तों एक मीडिया ने नाम दिया है किचन कैबिनेट। तो दोस्तों संविधान में तो वर्णित है नहीं, किचन कैबिनेट का हम आपको मतलब बता देते हैं। अधिकतर हम न्यूज चैनलों पर नाम सुनते रहते हैं किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई बड़ा बिल हुआ, कोई बड़े स्तर की बात हुई, तो वो क्या करते हैं कि और अधिक मंत्रियों की बैठक ना करवा के वे अपने किसी एक मंत्री के कह सकते हैं कि घर में अब सभी मंत्री इकट्ठा होंगे और फैमिली मेंबर जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे स्तर पे होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद अपने में ही चाय पीते हुए उस चीज को, उस बिल को मतलब मान्यता दी जाएगी, पारित की जाएगी। तो यही होता है किचन कैबिनेट, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमने इसको पूरी स्ट्रक्चर रूप से देखते हुए देखा, और बेसिक रूप से इनके कार्य की बात करें, मंत्रियों की अगर राष्ट्रपति को सलाह देना, जैसे कि हमने बताया राष्ट्रपति को सलाह देना, नीति निर्माण और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, ये सब बातें हमने पहले ही बता दी। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने बेसिक रूप से क्लियर किया, और हमने मतलब अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ छूटने लायक नहीं बचा है, तो सभी चीजों को हमने बता दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को। तो दोस्तों वीडियो को देखें, एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा देखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और हम आपके सामने आगे राज्यसभा, लोकसभा इन सब चैप्टरों को लाएं। तो जय हिंद दोस्तों।